आज मैं एसएल स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 3 10th क्लास एसएल स्टूडेंट माँ मुझे आने दे, और ये है मृदुला जोशी का। तो आज मैं एसएल वालों के लिए एक चैप्टर बना रही हूँ। तो देखिए, चलिए लेसन शुरू करेंगे। इसका पहले है उन्मुखीकरण। माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए। अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। तो बच्चों, ये लेसन में ही, जैसे कि आपको लेसन से ही लगता होगा, माँ मुझे आने दे, यानी कि एक बच्ची जो कि अभी जन्मी नहीं है, वो अपने माँ से प्रार्थना कर रही है और सभी समाज के सभी लोगों से कि मुझे भी इस धरती पर आने दो। यहाँ पे कवित्री जो है उसने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अगर आप ये 2 लाइन को ध्यान से पढ़े तो देखिए, इसमें बहुत कुछ बोला गया है। माँ चाहिए, भाई हमको माँ चाहिए, बहन भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, फिर हमें बेटी क्यों नहीं चाहिए। क्या कारण है कि हमारे समाज में बेटा और बेटी के बीच में इतना फर्क किया जाता है। अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो ये अत्याचार। वो जो बेटी है वो पुकार कर रही है, मतलब कह रही है कि मुझके ऊपर इतना अत्याचार मत करो, मुझे भी इस धरती पे आने दो। ये जो लेसन है वो भ्रूण हत्या से संबंधित है। वो उसके बारे में, बेटियों के बारे में बताया गया है। किस तरह से अभी भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे मतलब जाति में कह सकते हो या अलग अलग समाज में जो है, हालांकि पूरे समाज में ये बेटी और बेटों के बीच में बहुत फ़र्क है। कई जगह बेटियों को बहुत बोझ समझा जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई उनका शादी होगा तो उनकी शादी में हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इस तरह की बहुत सारी पुरानी और गलत धारणाएं हैं। तो चलिए हम इस लेसन में आगे देखेंगे कि भाई माँ मुझे आने दे, मृदुला जोशी क्या कुछ कह रही है। अनदेखी बिटिया क्या कहती है। जो बेटी अनदेखी है, जो इस धरती पर नहीं आई है, वो बेटी जो है वो क्या कह रही है। इस पंक्तियों में क्या संदेश मिलता है। ये जो लाइन है, इस लाइन से आपको क्या संदेश मिल रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है। नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है, इस पर अपने विचार बताइए। हाँ, बिल्कुल सही है भाई कि भाई नारी के बिना ये जो समाज है उसकी कल्पना करना भी असंभव है। बिना नारी के, बिना औरत के, बिना माँ के ये समाज, या बिना बेटी के भी ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि आगे लेसन में जो है कवित्री ने क्या कहा है। उद्देश्य, छात्रों को छंद मुक्त कविताओं से परिचित करवाना। इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्या का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि इस पोएम के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि भाई भ्रूण हत्या जो है वो एक सामाजिक अपराध है, उसे जो हमें किस तरह से रोकना चाहिए। लिंग भेद का डटकर विरोध करना चाहिए। भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि भ्रूण हत्या को हमको रोकना चाहिए, साथ ही साथ लड़कियों को समाज में आगे बढ़ने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए जो है, या लड़कियां जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख के समाज में आगे बढ़े, उसके लिए भी हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे जो है वो प्रेरणा देना चाहिए। यह एक छंद मुक्त कविता है। इसमें प्रत्येक पंक्ति कविता विषय के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, बिल्कुल सही है। ये जो कविता है वो एक ही विषय की, पूरी कविता जो है वो एक ही विषय के इर्द गिर्द घूम रही है। तो पूरा विषय क्या है उसका, भ्रूण हत्या, जिसमें कि भ्रूण हत्या को एक पाप कहा गया है। भाई बेटियों को भी समानता का अधिकार देना चाहिए, बेटियों को भी समाज में आगे बढ़ने के लिए उनकी भी हौसला को जाहिर करना चाहिए। ये सारी बातें जो है इस कविता में कहा गया है। सटीक और प्रभावशाली शब्दावली ऐसी कविताओं की पहली मांग है। कविता जो है उसके शब्द कैसे बहुत ही सटीक है और बहुत ही प्रभावशाली है। जब हम कविता को पढ़ते हैं तो उसके शब्द जो है, जिससे हमें लगता है कि किस तरह से माँ जो है अपनी बेटी जो है वो अपनी माँ से प्रार्थना करती है कि माँ मुझे इस धरती पर आने दो, मतलब कि मुझे भी इस धरती पर पैदा होने दो, जन्म होने दो, हम मेरा भी। तो ये सारी बातें इसमें कहा गया, पिता के बारे में, फिर भाई के बारे में, उनका जो है क्या रोल है घर में, समाज में। ये सारी बातें उसने बहुत कुछ इस कविता में कहा है, जिसे कि हम और आप आगे देखेंगे। कवित्री मृदुला जोशी का जन्म 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ था। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना और समाज का निर्माण है। इसका जो मुख्य विषय था, जो भी इनकी खास से विषय पर जो कविताएं लिखती थी, वो था नारी चेतना। इनकी चर्चित रचनाएं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, बहुत प्रसिद्धि देखेंगे हम लोग। समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए, अर्थ की तलाश में, शब्दों में क्षितिज से, इन दिनों आदि, ये इनकी जो है मुख्य रचनाएं थी। किसकी, मृदुला जोशी की, मृदुल जोशी की। तो चलिए हम देखेंगे कि आगे कविता में क्या है। विषय प्रवेश, स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्तियों के 2 रूप है।
दोनों कार्य कुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। हमारा समाज जो है वो खाली आदमियों से या फिर खाली औरतों से ही नहीं चल सकता है। इसीलिए क्या कहा गया है कि समाज जो है स्त्री और पुरुष दोनों के मिलने से ही चलता है। समाज में दोनों के निर्माण का सामान्य महत्व है। बिल्कुल सही बात है। समाज में जो है दोनों का निर्माण का जो है सामान्य महत्व है। स्त्री का अपना महत्व है तो पुरुष का भी अपना महत्व है। वेदों में स्त्रियों की तुलना देवी से की गई है। भाई हमारे वेद शास्त्र जो है उसमें स्त्रियों की तुलना किससे की गई है? देवी से की गई है। कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। ऐसा कहा गया है धार्मिक ग्रंथ में। जिस घर में औरतों का सम्मान होता है, इज्जत सम्मान होता है, वहाँ देवता भी रहते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्या देखी जा रही है। लेकिन हमारे समाज में आज भी बेटा और बेटी के में जो बीच में जो फर्क है उसकी वजह से जो भ्रूण हत्या हम समाज के कई देश के कई हिस्सों में, राज्यों में देख सकते हैं। ऐसी घटना मानवीय सामाजिक अपराध है। ऐसी अपराध को समाप्त करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। ये जो घटनाएं हैं, सामाजिक घटनाएं क्या मानवीय अपराध है, इसको हम लोग को खत्म करना चाहिए पूरी तरीके से। और इसको खत्म करना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर इसकी कोशिश करें। चलिए आगे हम देखेंगे कि भाई कविता में कवित्री जो है वो क्या कह रही है। माँ मुझे आने दे, डर मत। बच्ची कह रही है कि माँ मुझे आने दे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर। वो कह रही है कि मैं तेरे आंगन में जो है हरियाली बनकर फैलूंगी। यहाँ पे हरियाली का मतलब होता है, एक तो होता है हरा भरा, दूसरा एक मतलब है हरियाली का मतलब जो है कविता के माध्यम से खुशी भी कहते हैं। ठीक है। खुशबू लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। खुशबू का मतलब होता है सुगंध और महक। चाहिए तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। खुशबू का मतलब होता है सुगंध और महक। तो बच्ची कह रही है कि मैं तेरे आंगन में आकर हरियाली बनकर घूमू, क्या बोलते हैं, तेरे आंगन को हरा भरा करूंगी और तेरे उसमें जो है आंचल में मैं खुशबू बनकर लिपटूंगी। मेरी किलक और ठुमकते कदमों से घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। यहाँ पे सन्नाटा का मतलब है एकांत, सुनसान। और किलक का मतलब है कि जो छोटे बच्चे खुशी से जोर से आवाज देते हैं ना, उसको बोलते हैं जैसे किलक से बना किलकारी। तो कह रही है कि जब छोटे बच्चे जब उस आंगन में आएगी तो उसके छोटे छोटे कदमों से वो धीरे धीरे चलेगी और उसके जो क्या बोलते हैं किलकारी और खुशी की जो आवाज़ होगी उससे जो घर का सन्नाटा है वो खत्म हो जाएगा। पूरे मतलब खत्म हो जाएगा। चारों तरफ जो है उसकी आवाज़ जो है किलकारी की आवाज़ सुनाई देगी। जो पसरा है पिता के दम्भ से। अब यहाँ पे दम्भ का मतलब होता है घमंड। ठीक है बच्चों, दम्भ का मतलब क्या होता है? घमंड। तो वो कह रहे पिता को जो घमंड है और भाई उसके जो है घमंड की वजह से जो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है वो सभी खत्म हो जाएगा। भाई की उदंडता के कारण सद भाई की उदंडता के कारणों से पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथों की सिलवटों में सिमटा है। वो कह रही भाई जो है वो कैसा है? उद्दंड है ना। तो वो कह रही भाई की उद्दंडता की वजह से जो तेरे माथे के ऊपर जो है सिलवट आया है वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे कुछ वर्ड है जो आप जो है पहले लिख लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको इस पोयम को पढ़ने में बहुत आसानी रहे। तो मैं क्या करती हूँ, पहले आपको जो हार्ड वर्ड्स है वो एक बार रिपीट कर रही हूँ, वो आप एक बार देख लीजिए। हरियाली का मतलब होता है हरा भरा। खुशबू का मतलब होता है सुगंध। सन्नाटा का मतलब होता है एकांत या सुनसान। आंगन शब्द आया है, आंगन का मतलब होता है बरामदा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप टिक कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दम्भ का मतलब होता है घमंड। उसके अलावा किलक का मतलब होता है छोटे बच्चे जो खुशी से आवाज करते हैं उसको किलक बोलते हैं। उदंडता का मतलब होता है बुरा व्यवहार। जो बुरा व्यवहार करते हैं मतलब कि जोर से बोलना, तो हम बोलते हैं ये उद्दंड बच्चा है। तो भाई की उदंडता यानी कि भाई कैसा है? उद्दंड है, यानी कि माँ के साथ में उसका व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं है। उसके अलावा देखिए अभी हम आगे आगे चलेंगे। आगे देखिए इसमें कवित्री ने क्या बोला है। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथों के सिलवटों में सिमटा है। वो कह रही कि तेरे माथे पे जो सिलवट है, जो परेशानी है, माँ मुझे आने दे, मैं ये सब जो है वो खत्म कर दूंगी। कभी कभी झर जाता है ओसों की बूंदों से आंखों की कोर। माँ की आंखों से जो है कभी कभी आंसू बह जाते हैं। तो वो बच्ची कह रही माँ मुझे आने दे, तेरे आंखों में जो आंसू है वो भी सब जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है अंधेरा मतलब अंधकार। और उसके अलावा वर्ड है मिजाज मतलब कि है स्वभाव। तो ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ, फिर से इस लाइन को देखेंगे हम। कभी कभी झर जाता है ओसों की बूंदों सा आंखों की कोरों से। आंखों से जो है कभी कभी आंसू बह जाते हैं।
आने दे धुल जाएगा सारा का सारा रुखेला एहसास, मतलब भाई भाई का जो एहसास है, भाई का जो बात करने का तरीका है वो कैसा है, रुखेला है। वो भी कह रहे माँ मुझे आने दे, उसका ये जो तेरे से बात करने का तरीका है ये सब भी जो है वो खत्म हो जाएगा, बस शर्त क्या है माँ तू मुझे इस धरती पर एक बार आने दे। अड़ियल मिजाज जो चिपका है घर की सारी सारी की सारी दीवारों बंद दरवाजों पर। अब उसका मिजाज कैसा है, भाई का मिजाज कैसा है, बहुत ही अड़ियल है, मतलब घमंडी टाइप का होता है ना, वैसा बोल रही है वो। तो उसका अब मिजाज बहुत घमंडी है, वो कह रही है वो सब दिखाई दे रहा है, घर के दरवाजों पे खिड़कियां दरवाजे जो बंद है, और वो अपने घर रूम के अंदर कमरे के अंदर रहता, तो कह रही माँ मुझे आने दे, ये सभी चीज जो है वो भी मैं बदल दूंगी। तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर समुंदर ये आसमान की अश्क माँ मैंने देख लिया। बच्ची कह रही कि माँ जो तेरे अंदर जो आकाश से ज्यादा आकाश के जितना इतना बड़ा जो भी क्या कहते हैं तूने आसमान से बड़ा आ, सपने देखे हैं, वो सब जो है जब मैं आऊंगी तो ये सब के सब जो है मैं तेरे सारे के सारे सपने जो है वो मैं पूरा करूंगी, बशर्त ये है कि माँ मुझे तू आने दे। तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर ये आसमान की अश्क माँ मैंने देख लिया। बच्ची कह रही कि माँ तेरे मन के अंदर जो सपने हैं जो कि समुद्र की गहराई के जितने हैं, आसमान के जितना ऊंचा, वो सब मैंने देख लिया, बस शर्त ये है कि माँ मुझे तू एक बार आने दे, यानी कि इस धरती पर जन्म लेने दे। माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिल दुनिया में, ला सकती हूँ वहां से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। बच्ची कह रही है कि माँ मुझे आने दे, मैं उस दूर दुनिया में जा सकती हूँ और तेरे लिए मैं झिलमिल आसमान से जो है, मैं कहने का मतलब है कि कितना भी बड़ा तेरा सपना क्यों ना हो, वो सारे के सारे सपने जो है मैं पूरा कर सकती हूँ। मोती और सीपी नाविक के किस्से कर सकती हूँ माँ मैं, सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला रंगों सा चटकीला हो, पर आने दे डर मत माँ मुझे आने दे। बच्ची कह रही कि माँ मुझे तू आने दे, तू डर मत, चाहे तेरे सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो सबके सब सपने जो है मैं पूरा करूंगी, बेशर्त ये है कि माँ मुझे तू जो है एक बार इस धरती पर जन्म लेने दे। और तूने भाई के लिए जो भी सपने देखे अगर वो ना भी पूरा करे तो भी मैं जो है पूरा करूंगी, बस शर्त ये क्या है कि माँ मुझे तू एक बार इस दुनिया में आने दे। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से एक बच्ची जो है वो अपने माँ से बार बार आग्रह कर रही है कि मुझे इस धरती पर एक बार क्या कहते हैं जन्म लेने दे, और जो भी तेरे मन में जो ख्वाहिश है जो इच्छाएं हैं वो सब का सब मैं पूरा करूँगी। मेरे आने के बाद जो है घर का जो अंधेरा है सन्नाटा है वो भी सब जो है वो दूर हो जाएगा, भाई का जो अड़ियल स्वभाव है मिजाज है वो भी सब क्या होगा, दूर हो जाएगा। और तूने जो भी सपने देखे हैं, है ना, माँ जो है अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सपने देखती है, तो कहती माँ मुझे आने दे डर मत, मैं तेरे सारे के सारे सपने जो है वो पूरा करूंगी। तो ये तो था लेसन जिसका कि नाम है माँ मुझे आने दे। किस तरह से एक बच्ची जो है किस तरह से अपनी माँ से पुकार कर रही है कि मुझे इस धरती पर जन्म लेने दे, अब तेरे जो मैं आने के बाद में सारा का सारा सपना जो है वो पूरा करूंगी। तो ये लेसन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको शायद ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखेंगे हम इसमें क्या बोलते हैं बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स क्या है और किस तरह से क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। पहला है व्यक्ति सृजनात्मक में माँ मुझे आने दे कविता समाज की किस स्थिति के बारे में बताती है। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि भाई ये कविता जो है वो समाज की कौन सी परिस्थिति के बारे में बताती, क्या कह रहा है, तो इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपको पता ही है कि भाई इसमें भ्रूण हत्या के बारे में बताया गया है कि किस तरह से देश में जो भ्रूण हत्याएं हो रही है, बेटी की हत्या कर दी जाती है, तो ये कविता उसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। भ्रूण हत्या एक सामाजिक मानवीय अपराध है, अपने विचार लिखे भाई। भ्रूण हत्या जो है वो एक सामाजिक और मानवीय अपराध है, इसमें आपको अपना मतलब कि अपना विचार प्रकट करना है। तो आप लिख सकते हैं कि जिस देश में वेदों में स्त्रियों की तुलना देवी से की जाती है उसी देश में जो है सामाजिक विषमताओं के कारण जो है भ्रूण हत्या हो रही है। सामाजिक विषमताओं के भाई बहुत सारे कारण है, क्यों फर्क समझा जाता है, विषमताएं का मतलब होता है फर्क करना, तो क्यों किया जा रहा है। तो नंबर 1 आप ये पॉइंट दे सकते हैं कि बेटी को जो है पराये धन होने के कारण जीवन भर जमा पूंजी अपने साथ ले जाती है, ऐसा वो लोग मान देते हैं। फिर दहेज प्रथा है, फिर हमारा देश जो है हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है। तो ये सारे पॉइंट्स लगा के भी डाल के भी आप देख सकते हैं, इस सारे के सारे पॉइंट्स देके भी आप इस क्वेश्चन के आंसर को आप लिख सकते हैं। अब आप हम नीचे आएंगे, हम देखेंगे भाषा की बात यानी कि व्याकरण में क्या कुछ कह रहा है। तो पहला इसमें जैसे कि बच्चों इसमें व्याकरण में एक शब्द दिया हुआ है, वो है कौन सा शब्द है, खुशबू। तो खुशबू का मतलब होता है सुगंध, महक, सुरभि, सुवास।
ये इसका पर्यायवाची शब्द है। दूसरा है समुद्र, तो समुद्र का क्या होगा? सागर, जलधि और रत्नाकर, ये होता है समंदर का। उसके बाद दंभ, दंभ का पर्यायवाची क्या होगा? घमंड, अहंकार, गर्व और बस घमंड, अहंकार और गर्व लिख सकते हैं, ये काफी है। उसके बाद नीचे आता है वचन बदलिए। तो पहला है सदी, तो क्या होगा? सदियां। दूसरा है मोती, तो मोती का तो खैर मोती होता है। और किस्सा, तो किस्से होगा। तो ये हो गया इसके वचन बदलिए। उसके बाद नीचे हम आते हैं, इसमें दिया हुआ है कि सूचना को पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। ये समास से विग्रह करना है आपको। तो यहाँ पे दिया हुआ है मोती सीपी, तो मोती और सीपी ये कौन सा समास है? ये द्वंद समास है। उसके अलावा नीचे आइए आप, दिया हुआ है प्रत्यय। तो अब यहाँ पे देखिए प्रत्यय दिया हुआ उदंडता। तो प्रत्यय तो आपको पता ही है कि शब्द के आगे, शब्द के पीछे लगकर जो मीनिंग चेंज करता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ उदंडता, उदंडता में कौन सा प्रत्यय होगा? ता। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद जैसे पुरस में सब है, विशेषता में ता प्रत्यय, कोमलता में भी ता प्रत्यय, मधुरता में भी ता प्रत्यय। तो ये हो गए पूरे के पूरे आपके कुछ ग्रामर जो टेक्स्ट बुक के पीछे दिए थे, ये मैंने आपको बताया। जैसे कि पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, समास विग्रह कीजिए और प्रत्यय, तो ये 3 है। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारा का सारा अच्छे से समझ चुके होंगे और लेसन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ लेसन में समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए बच्चों, ताकि मुझे पता चलेगा कि भाई आप जो है बहुत अच्छी तरीके से लेसन को सुन रहे हैं। सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर सकें। थैंक यू।